हाय एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में जो कॉमन बेसिक से रिएक्शंस थे अल्डिहाइड कीटोन का उसको हमने करा था। और आज के इस लेक्चर में जो है स्टार्ट करना है हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं, हर एक चैप्टर में पहले सुन चुके हैं। हेलोरीन में पढ़ा हमने, फिनॉल के लिए पढ़ा, ईथर के लिए पढ़ा। भाई जहाँ भी एरोमेटिक रिंग आएगा वहाँ पढ़ना ही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, क्योंकि एरोमेटिक रिंग के लिए ही जो है ऐसे रिएक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। इसलिए नया नहीं है हम लोग के लिए यह रिएक्शन, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग इसको। तो इसमें कर चुके हैं तो ये भी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि जो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज। मतलब ये हमेशा प्रयास में रहता है, ऑलवेज अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन रिच साइट। हमेशा कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वहाँ। जैसे मतलब कि इतना बात इसके लिए याद रखोगे, अब अभी हम लोग समझेंगे इसके लिए। एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है यदि, उसी के लिए होना ही है रिएक्शन। ऐसा नॉर्मली कोई एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा इसमें डबल बॉन्ड छुटा हुआ है ऐसा। तो यहाँ तक जो हम लोग जान रहे हैं कि यह जो कार्बोनिल ग्रुप है जो कि एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, दिस वन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यह एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। वजह साफ है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा थी, पाई इलेक्ट्रॉन को करेगा विथड्रॉ। तो कार्बन पे फिर आ जाना है प्लस, क्योंकि अभी जो 4 बॉन्ड देख रहे हो कार्बन के लिए, जब एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ बॉन्ड बचेंगे 3। और कार्बन का वैलेंसी ऐसे गड़बड़ाना ठीक बात नहीं है। इसलिए क्या होगा कि एरोमेटिक सिस्टम का जो पाई है वो जा करके यहाँ शिफ्ट करेगा, ये ऐसा। और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, लाइक दिस। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, और यहाँ ये हो गया R। अब इसी एरोमेटिक सिस्टम को स्टेबलाइज करते रहो, इसको यहाँ कर दो ऐसा। ऐसा ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, डबल बॉन्ड कार्बन, O पे नेगेटिव R। नेक्स्ट टाइम के लिए सॉरी माइनस नहीं प्लस, ये आ जाएगा यहाँ। तो ये कुछ ऐसा हो जाना है, ये ऐसा। कार्बन O पे माइनस R, यहाँ आ गया प्लस। ठीक। फाइनली इसको पहले के जैसा बनाना चाहे तो इसको वापस कर दो सब कुछ, तो ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। C यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो जाएगा R। ठीक। ये 5 स्ट्रक्चर्स बने रेजोनेटिंग, 1 2 3 4 5। इन 5 को मिला करके जब हम लोग हाइब्रिड तैयार करेंगे इसका, तो हाइब्रिड तैयार करेंगे तो कैसा बनेगा हाइब्रिड? स्ट्रक्चर 1 और 5 को देख लो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, और बाकी के बीच वाले स्ट्रक्चर्स को देखो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है।
यहाँ डबल, यहाँ डबल। 1 और 5 को देखोगे तो एरोमेटिक कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब में डबल बॉन्ड है। तो इसको ऐसे दिखाया जा सकता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ऐसे। उसके बाद रिंग में तो हो ही रहा है डिलोकलाइजेशन, तो रिंग में भी दिखाई दो ऐसा। स्ट्रक्चर 1 और 5 में देखोगे ना तो ऑप्शन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये बाकी के स्ट्रक्चर में ऑप्शन पे चार्ज है, और कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ हम लोग दे देंगे पार्शियल नेगेटिव। एरोमेटिक सिस्टम पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो, पारा, ऑर्थो। तो पार्शियल प्लस ऑर्थो, पार्शियल प्लस पारा एंड पार्शियल प्लस ऑर्थो, ऐसा है। अब यह साफ हम लोग दिख रहा है इस रेजोनेंस हाइब्रिड से, हम लोग को रेजोनेंस हाइब्रिड से यह साफ दिख रहा है हमें क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा, तो जब यह एरोमेटिक सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया तो इस एरोमेटिक सिस्टम पे आया पॉजिटिव चार्ज, जो बता रहा है कि अब जो यह सिस्टम है, यह सिस्टम हो चुका है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को भाई ले चुका है कोई। और जब यह सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब वह उतना नहीं एक्टिव रहा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं रहा है। अब रीजन की इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, जिसको हमेशा वहाँ अटैक करना है जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। कहाँ इलेक्ट्रॉन रिच साइट दिख रहा है हम लोग को, बताओ। तो प्लस आ रहा है भाई, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन सिस्टम कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बेंजीन में खुद इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या ही किसी को देगा, या क्यों किसको अटैक करेगा, है। गरीब के घर कोई डाका थोड़ी डालता है, गरीब के घर कोई डाका नहीं डालता है, गरीब के घर कोई चोरी नहीं करता है, क्या ही मिलेगा वहाँ। अब चोर चोरी करने जाएगा, डकैत वहाँ डाका डालने जाएगा तो भाई लूटेगा ना कुछ, तो उसी के यहाँ जाएगा, उसी के यहाँ जिसके यहाँ है वो चीज़ है। अब जहाँ खुद जो भूखा नंगा उसके पास क्या ही जा करके लूटेगा, बताओ, सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ एरोमेटिक सिस्टम खुद ही कंगाल है, इसके इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी ले चुका है वह कार्बोनिल, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करके क्या ही कर लेगा, बताओ। तो इलेक्ट्रोफाइल बहुत ये रहेगा कि हम अटैक ना ही करें, लेकिन चलो फिर भी करना है, मजबूरी है तो होना है। तो होना है तो अभी भी ज़रा देख लें कि कंगाल तो हो गया है एरोमेटिक सिस्टम अब इलेक्ट्रॉन के मामले में, लेकिन कम कहाँ कंगाल हुआ है वो देखो। तो हम लोग जानते हैं कि एरोमेटिक सिस्टम में ये 3 पोजीशन डिफाइंड है, ऑर्थो, मेटा और पारा, इप्सो के अलावे। तो ये जो पोजीशन हुए, ऑर्थो हो गए, मेटा हो गए एंड दिस वन इज पारा, ये होता है इप्सो पोजीशन जहाँ ग्रुप जुड़ा होता है। अब स्ट्रक्चर 2 में देखोगे तो प्लस चार्ज कहाँ है, ऑर्थो पे। इसमें कहाँ आया, पारा पे। इसमें कहाँ आया, ऑर्थो पे। तो कहने का मतलब कि यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यह साफ हम लोग को दिख रहा है कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा, लेकिन ज़्यादा कहाँ घट रहा है, ऑर्थो और पारा पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डिमिनिश कहाँ कर रहा है, कहाँ घट रहा है, तो ऑर्थो और पारा पे। मेटा पे कभी प्लस चार्ज नहीं आया, देख लो, कभी नहीं आया है। तो ये जो कंगाल हो रहे हैं बेसिकली ऑर्थो और पारा वाले हो रहे हैं, मेटा वाला उतना कंगाल हो नहीं रहा है। मेटा वाला को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। तो मेटा के पास इलेक्ट्रॉन घटा तो नहीं, लेकिन बढ़ा भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी तो नहीं आया है। तो यहाँ स्थिति हो जाएगा अब अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा वाला स्थिति आएगा कि जब सब जगह इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस आ गया है, तो यहाँ प्लस नहीं है, तो इसी को मान लें कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। हालांकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब होता है कि लोन पर नेगेटिव चार्ज कुछ होना चाहिए। तो मेटा पर कहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज है, लोन पर कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि बाकी जगह पे प्लस आ गया तो उसके तुलना में अभी काबिल बनेगा। बाकी जगह प्लस आ गया है तो नहीं है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास प्लस नहीं आया तो बढ़ा नहीं, लेकिन घटा भी तो नहीं है, घटा भी तो नहीं है उतना। तो उस हिसाब से जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो मेटा पोजीशन है वह रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच है, रिलेटिवली
नॉट इलेक्ट्रॉन रिच, रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच, रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच। रिलेटिवली मतलब ऑर्थो और पारा के तुलना में वह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा ही नहीं, क्योंकि प्लस आ रहा है बेंजीन में, तो थोड़ा बहुत प्रभाव उस पर तो पड़ेगा, मेटा पे भी, लेकिन ऑर्थो मेटा के तुलना में थोड़ा ठीक ठाक है। तो यहाँ यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पूछा जाए कि ज़रा बताओ हमें कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at different positions in aromatic कार्बोनिल कंपाउंड, कि एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ऑर्डर है वह क्या होगा, सही ऑर्डर। तो कहने का मतलब कि ऐसे कि मेटा सब्स्टिट्यूटेड का ज़्यादा होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का इसका कहाँ पे ज़्यादा होगा, ऐसे। तो देखो अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मेटा पे है, क्योंकि मेटा पे कभी प्लस आया नहीं है। ऑर्थो और पारा इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ होगा, ऑर्थो और पारा इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ होगा बताओ। तो ऑब्वियसली पारा पे होगा, प्लस तो ऑर्थो पे भी आ रहा है, प्लस पारा पे भी आ रहा है, लेकिन चूंकि पारा वाला काफ़ी दूर है तो इंडक्टिव इफेक्ट के चलते जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा वो इस पर कम प्रभाव पड़ेगा। प्लस यहाँ भी आया, प्लस यहाँ भी आया, रेजोनेंस इफेक्ट दोनों में बराबर इक्वली वर्क करेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो ज़्यादा वर्क करेगा ऑर्थो पे ना, क्योंकि यह नज़दीक है और लगेगा इंडक्टिव भी यहाँ ऑब्वियसली। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ ज़्यादा ऑपरेट होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ज़्यादा खाली हो जाएगा ऑर्थो पे। पारा बहुत दूर है इससे, तो वहाँ तक जाते जाते उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेटा के बाद पारा पे है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थो पे, और इन सबों से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ओनली बेंजीन रिंग, ओनली बेंजीन रिंग। ऑल एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑल एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैन बेंजीन, कि जितने भी एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वे सभी बेंजीन के तुलना में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओर काफ़ी कम रिएक्टिव हैं। और इसका सिंपल सा वजह यही है कि बेंजीन रिंग कहने का मतलब हुआ अकेला है, इसमें कोई नहीं ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो लेने वाला भी तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप आ गया जो इलेक्ट्रॉन लेकर के एरोमेटिक सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ गया। इसलिए ऑल एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव दैन बेंजीन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इन चीज़ों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अंदर से क्वेश्चन यदि आया तो यही आएगा, ऑर्डर दे देगा कि ऐसे ही जो यहाँ दिया हुआ है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डिफरेंट पोजिशंस इन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, मेटा पारा ऑर्थो, यही अलग अलग 3-4 तरीके से दे देगा। तो इसको समझ करके रखोगे और ये सब क्लियर होगा जब रेजोनेंस बनाओगे तब, ठीक है। तो बेंजीन से भी हमने कंपेयर कर डाला, बेंजीन से ये तीनों कम रिएक्टिव हुए और केवल इसमें ही बात करेंगे तो फिर मेटा वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, पारा वाला उससे कम, और सबसे कम हो जाएगा किसका, ऑर्थो का। तो यहाँ ये नहीं कहना है कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, नहीं बढ़ा है, बस कम नहीं हुआ है, अंतर है दोनों में। बढ़ जाना और कम नहीं होना दोनों में अंतर है। अब आप 1 लाख रुपया बैंक में रखे हो और किसी का बढ़ कर के वो 1,20,000 हो गया, और किसी का 1 लाख का 1 लाख ही रहा, कम नहीं हुआ। तो उसका कम नहीं हुआ तो 1 लाख है, उसका ज़्यादा हो गया तो 1,20,000 है। तो दोनों में अंतर नहीं हुआ, एक हो गया कि ज़्यादा हो जाना, अरे हो गया कम नहीं होना। तो कम नहीं होना मतलब कि पहले जितना था उस हिसाब से रहा, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं पड़ा। तो वैसे यहाँ है कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं, लेकिन हाँ कम भी नहीं हुआ। तो ऑर्थो और पारा के तुलना में तो ठीक ही है, तो चलेगा। तो उस हिसाब से जब आप एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे COR, तो ये जो अलग अलग पोजीशंस डिफाइन करके रखा है हमने, ऑर्थो, मेटा, पारा,
अब इसका रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल से। तो इलेक्ट्रोफाइल बताओ प्रेफरेबली कहाँ जुड़ना पसंद करेगा? ओनली मेटा पे। ऑर्थोपारा की औकात ही नहीं है इसे जोड़ने की, मेटा पे जुड़ेगा बस, ऑर्थोपारा पे नहीं जुड़ेगा। देख चुके हैं कहानी क्या है। सो मेटा प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पहले जो भी चैप्टर हमने करा, चाहे वह हेलोइरिन का था, फिनॉल का था, ईथर का था, सब में दो दो प्रोडक्ट बन रहे थे। सब्स्टिट्यूशन जो था इलेक्ट्रोफिलिक का उसमें, क्योंकि वहाँ हेलोइरिन में जो हेलोजन था रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा था, फिनॉल में वो OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, ईथर में अल्कोक्सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, तो ऑर्थोपारा दोनों बन रहा था। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा, हम लोग जान चुके हैं, पहले भी कई बार डिस्कस किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो वे मेटा पे ही जोड़ेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। अब जो कॉमन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने पढ़ के रखा है, उन सारे रिएक्शंस को एक एक करके करें। मेन तो समझना यही था कि जुड़ेगा कहाँ, बस उसके बाद तो फिर वही पुराना घिसा पिटा हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, टाइडल क्राफ्ट रिएक्शन, यही सब चलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजिनेशन पे आते हैं हम लोग। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन के लिए, वह है कि लेविस एसिड कैटलिस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। और ये लेविस एसिड कैटलिस्ट करता क्या था? तो ये काम करता था हेलोजन कैरियर का। नहीं लोगे तो देखो क्या प्रभाव पड़ेगा प्रोडक्ट पे। तो सिंपल सा जैसे एक बेंजल्डिहाइड लिया हमने और इसका हेलोजिनेशन करवाया Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3, कोई भी लेविस एसिड लिया जा सकता है। तो ये ग्रुप अभी यहाँ जुड़ा हुआ है, तो मेटा कौन हुआ? 1/3 होता है ना, तो 1 2 3 1 2 3, तो E होगा मेटा, चाहे E होगा, कहीं भी जोड़ दो Cl चलेगा, एक ही जगह कहीं CH हो तो यहाँ जोड़ देते हैं Cl, मेटा क्लोरो बेंजल डिहाइड। अब इसी बेंजल डिहाइड का रिएक्शन ऐसे आप क्लोरीन से करवाते हो, लेकिन हेलोजन कैरियर नहीं लेते हो, कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हो, यूजुअली लो टेम्परेचर पे, लेविस एसिड कैटलिस्ट नहीं है, तो फिर यहाँ कहानी अलग हो जाता है। या देखो ऐसा बन जाता है बेंजोइल क्लोराइड। तो इस पर ध्यान रखना है, बिना लेविस एसिड के रिएक्शन करोगे तो फंसोगे, फिर प्रोडक्ट कुछ और भी बन सकता है। उसमें आस लगाए नहीं बैठना है कि सब्स्टिट्यूशन ही होगा, इस बात का खास ख्याल रखोगे। वैसे ही एरोमेटिक कीटोन यदि लेकर के रखे हो, एरोमेटिक कीटोन जैसे एसीटोफिनॉन लिए हुए हो, एसीटोफिनॉन हेलोजिनेशन करवाते हो Br2 एनहाइड्रस FeBr3 के साथ, क्या ही बनने वाला है बताओ? हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ जुड़ेगा Br अल्फा। सॉरी, लेविस एसिड कैटलिस्ट लिया हुआ है तब तो मेटा पे जुड़ेगा, यहाँ मेटा ब्रोमो एसिटोफिनॉन, मेटा ब्रोमो एसिटोफिनॉन। लेकिन यही रिएक्शन यदि करवाते हो लेविस एसिड के एब्सेंस में Br2 और यहाँ ड्राई ईथर वगैरह लो टेम्परेचर पे हीट करते हो, लो टेम्परेचर पे, तो यहाँ फिर सब्स्टिट्यूशन टाइप का होगा, एक Br और एक H इसका बाहर हो जाएगा और ये फिर से अल्फा ब्रोमो वाला कहानी हो जाएगा, हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन नहीं होगा, साइड चेन हेलोजिनेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। बेंजीन न्यूक्लियस में जुड़ना और इस साइड चेन में जुड़ रहा है तो साइड चेन हेलोजिनेशन है, दोनों हेलोजिनेशन ही, लेकिन नीचे वाला न्यूक्लियर हेलोजिनेशन कहलाएगा। तो बेंजीन में जोड़ना है हेलोजन को तो लेविस एसिड कैटलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि वही तो हेलोजन कैरियर है, उसके बगैर रिएक्शन होगा ही नहीं किसी भी हाल में, इसलिए उसको लेकर के चलना है, उसे भूलना नहीं है। नेक्स्ट, हेलोजिनेशन के बाद इसमें क्या आता है भाई? हेलोजिनेशन के बाद क्या आता है इसमें?
नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन का कहानी बिल्कुल अलग सा होता है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिलाया जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+ और साइड में अलग अलग चीज़ HSO4- H2O ऐसा कुछ बनता है एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। और अब यह इलेक्ट्रोफाइल जाकर के जो है एरोमेटिक सिस्टम पे जुड़ता है मेटा पोजीशन पे। CHO अल्डिहाइड लोगे तो यह जो इलेक्ट्रोफाइल है ये मेटा पे जुड़ करके मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाएगा ऐसा, इस तरीके से। और यदि एरोमेटिक कीटोन लोगे कहीं भी ले लो, COCH3 और NO2+, तो NO2+ जा करके मेटा पे जुड़ेगा, इस COCH3 ऐसा मेटा नाइट्रोएसिटोफेनोन। तो इसमें क्या होता है कि पहले कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिला लिया जाता है दोनों को, उसके बाद उसको एरोमेटिक कंपाउंड में आप मिलाओगे या उसके साथ ट्रीट करवाओगे। डायरेक्ट एक ही बार लोगे तो समस्या क्या होगा सो देखो। लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने के लिए कुछ भी लिखा जा सकता है ऐसा। और डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। अब यदि ये चीज़ को तुम डायरेक्ट मिला दो कि बेंजल्डिहाइड लो उसमें नाइट्रिक एसिड मिलाओ H2SO4, अब भाई देखो ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, आसानी से प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन जाकर के जुड़ेगा ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से, और जब ये प्रोटॉन जाकर के ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ेगा तो क्या कांड होगा सो देखो, COH आ जाएगा प्लस, ऑक्सीजन को प्लस बर्दाश्त है नहीं, तुरंत से लेगा, कार्बन पे आ जाएगा प्लस, और जब ये कार्बन पे प्लस आएगा तो फिर सोचो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो जाएगा और कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा बेंजीन का। और जब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा यही ले लेगा तो फिर ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाना पसंद ही नहीं करेगा। हो सकता है उसके इसमें प्रोडक्ट का यील्ड काफ़ी कम मिले या रिएक्शन हो ही ना, पता ही ना चले कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ रहे हो कि यदि डायरेक्ट तुम मिला दिए इसको तो फिर ये वाला कांड हो जाएगा, लेकिन यदि दोनों को पहले से मिला करके रखे हो तो देखो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये 3 चीज़ बना रहा है। अब ये 3 चीज़ में हम लोग जान रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं तो ये तो प्रोटोनेशन करवाएगा नहीं इसका, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ये वीक एसिड है, H2SO4 से काफ़ी वीक है, अब ये हाइड्रोजन उतना देगा नहीं तो सेफ है। अब यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर सेफ है तो अब इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर उतना ही है जो पहले से है, लेकिन यदि प्रोटोनेशन हो जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इतना फास्ट हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा कि मत ही पूछो, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो है इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि पहले इलेक्ट्रोफाइल बना लिया जाता है, उसके बाद उसका रिएक्शन करवाया जाता है उससे। एक है सल्फोनेशन, एक तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि सारे रिएक्शन ज़बरदस्ती के हैं। हाँ, प्रोडक्ट का यील्ड उतना बेहतर होने वाला है नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड में एरोमेटिक सिस्टम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन चुका है, तो ज़बरदस्ती के हैं सारे रिएक्शंस ऐसे। सल्फोनेशन का हम लोग जानते हैं, ओलियम लिया जाता है H2SO जिसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 भी लेकर के काम चलेगा ऐसे। यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल रेडी होगा, CHO मेटा पे जुड़ेगा SO3H। इलेक्ट्रोफाइल तो जानते ही हो, मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक में SO3H या फिर न्यूट्रल SO3 दोनों के दोनों यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ऐसा, तो चलेगा। इसी में यदि कीटोन ले लेते हो फिर भी प्रोडक्ट वही होने वाला है, COCH3, और यही प्रोडक्ट होगा, सेम चीज़ लेना है, मेटा पे जाके ग्रुप जुड़ जाएगा। तो केवल मेटा पे जोड़ना, ऑर्थो पारा पे नहीं जुड़ेगा क्योंकि ऑर्थो पारा पे इलेक्ट्रॉन इतना कम है कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाना ही नहीं चाहेगा। अब एक आदमी के बहुत सारे रिश्तेदार हैं तो उस रिश्तेदार के यहाँ क्यों जाएगा जहाँ मान आदर है ही नहीं, जहाँ कुछ मिलता ही ना है। रिश्तेदार के यहाँ आदमी जानता है कि चलो थोड़ा
बातचीत करेंगे सुकून मिलेगा या कुछ खाने पीने को अच्छा मिलेगा। अब जहाँ ना तो सुकून है ना अच्छा खाना पीना है, वहाँ क्यों ही जाना है, नहीं जाना, ठीक है। इसलिए ऑर्थो पारा पे नहीं जाएगा। यहाँ ना तो कुछ है इलेक्ट्रॉन वगैरह, ना फिर होगा बगल से रिपल्सन भी होगा, तो फिर बेकार का चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो बाकी के 2 रिएक्शंस हैं, फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ये रिएक्शंस नहीं होते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन के लिए। और वजह उसमें क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है, ऐसा इस कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है लेविस एसिड, क्योंकि फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी लेविस एसिड के प्रेजेंस में ही होता है। ऐसा 6 ही इलेक्ट्रॉन है, चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन मिले और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने से हो जाएगा कांड, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इधर ही AlCl3 से जुड़ करके माइनस, और फिर ही ले लेगा इधर, तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस। और कार्बन पे प्लस आया कि फिर तो भैया आएगा एकदम पूरा जोर से और ऐसे, और ये टूट पड़ेगा बेंजीन पे कि 2 इलेक्ट्रॉन, और बेंजीन का सारा इलेक्ट्रॉन इधर ही चला जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते हो तो फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में फिर जो ग्रुप जा करके जुड़ने वाला है अगेन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आकर के इसके इलेक्ट्रॉन को तबाह किए हुए है, फिर से एसाइलेशन करवाओगे तो जा करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही जुड़ेगा। एक तो लेविस एसिड परेशान करके रखा है ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ करके, समझ रहे हो। तो ये सब इतना सारा फैक्टर इसमें इंक्लूड हो जाता है कि फिर होता ही नहीं है रिएक्शन एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन का फ्राइडल-क्राफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है समाप्त हुआ अल्डिहाइड कीटोन के लिए। एक लेक्चर और लगेगा इसमें, जिसमें हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, और वह पढ़ते ही अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर समाप्त होगा। फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।